गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुनो पाकिस्तान की खूबसूरत और अहम खबरों से भरी हुई सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं नजफ राजा और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। सुबह बखैर और उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे जनाब। और हफ्ते का पहला वर्किंग डे है, आप अपने अपने कामों के लिए निकल पड़े होंगे और वीकेंड आपका बड़ा अच्छा गुजरा होगा। अच्छा क्यों ना गुजरता जनाब, टीम पाकिस्तान ने आपको इतना खुश कर दिया है। मुल्तान में खेले जा रहे वेस्ट इंडीज़ के साथ पहले टेस्ट मैच में टीम पाकिस्तान ने बड़े रन से जो है वो कामयाबी समेटी है और उसमें बॉलर्स का बड़ा अहम किरदार है। इससे मुतालिक भी आपको बताएंगे, लेकिन प्रोग्राम के आगाज में जानते हैं मुल्क भर में मौसम की सूरत हाल। तो नजफ बताइए। तो आइए आपको वेदर अपडेट्स देते हैं। मुल्क भर में शदीद सर्दी का राज बरकरार है। बलाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी, जबकि पंजाब के बेशतर अजला, बलाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में रहेंगे। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां शदीद सर्दी ने डेरे डाल रखे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी हुई है, जिसके बाद गिलगित में दर्जा हरारत कम से कम -1 और ज्यादा से ज्यादा 6 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की बात करते हैं। स्कर्दू में कम से कम टेम्परेचर -6 और ज्यादा से ज्यादा -1 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। और अब आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं आज़ाद कश्मीर पर। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में कम से कम दर्जा हरारत 8 और ज्यादा से ज्यादा 14 डिग्री रहने का इम्कान है। श्रीनगर की बात करते हैं, वहां पर दर्जा हरारत कम से कम -1 और ज्यादा से ज्यादा 4 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान वादी में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। और अब आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की तरफ, जहां बेशतर अजला में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। चंद मकामात पर बारिश होगी। और फूलों के शहर पेशावर का अगर जिक्र करें, वहां पर कम से कम दर्जा हरारत 7 और ज्यादा से ज्यादा 20 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की तरफ चलते हैं, जिसको पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। वहां पर कम से कम पारा -3 और ज्यादा से ज्यादा 2 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर, नौशहरा, मानसहरा, सवात, एबटाबाद, मेहमन समेत दीगर इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। और अब जिक्र कर लेते हैं कुछ पंजाब का, जहां बेशतर अजला में मौसम सर्द रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में दर्जा हरारत कम से कम 7 और ज्यादा से ज्यादा 17 डिग्री रहने का इम्कान है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का तज़किरा करते हैं, वहां पर कम से कम टेम्परेचर 6 और ज्यादा से ज्यादा 17 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान की तरफ रुख करते हैं, वहां पर कम से कम पारा 8 और ज्यादा से ज्यादा 20 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब के बेशतर इलाकों में धुंध छाए रहने का इम्कान है। और अब मजीद आगे चलते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं सुबह बलूचिस्तान का मौसम, जहां मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। दारुल हुकूमत कोयटा में बारिश होगी और वहां पर दर्जा हरारत कम से कम -3 और ज्यादा से ज्यादा 9 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 20 जनवरी तक जारी रहने की पेशगोई की है। कोयटा, चागी, नोशकी, खारान, पेशीन और कला अब्दुल्ला में बारिश के बायस फ्लैश फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया गया है। और आखिर में जिक्र करते हैं सुबह सिंध के मौसम का, जहां बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। मिनी पाकिस्तान कराची में दर्जा हरारत कम से कम 12 और ज्यादा से ज्यादा 27 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की तरफ चलते हैं, वहां पर कम से कम पारा 13 और ज्यादा से ज्यादा 25 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है।
मौसम की सूरत हाल आपने जानी। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे लेकर चलते हैं। गजा जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद शुरू हो गया है। हमास ने 3 इसराइली मकवियों को रिहा कर दिया। इसराइल की जानिब से 90 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया गया है और रिहा किए जाने वाले फ़लस्तीनी कैदियों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। मगर दूसरी जान आज दुनिया की सुपर पावर अमेरिका में एक बड़ी तब्दीली होने जा रही है और अमेरिका में एक नया दौर शुरू हो रहा है। जो बाइडन के इक़्तिदार का सूरज गरूब हो चुका, जबकि नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप आज अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे और वो बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिका के 47वें सदर बन जाएंगे। JD वेंस भी बतौर नायब सदर अपने ओहदे का आज ही हल्फ उठाएंगे और हल्फ उठाने के बाद सदर और नायब सदर खिताब करेंगे और अपने आइंदा के अहदाफ का ऐलान करेंगे। और इसके साथ साथ आपको बताते हैं, वाशिंगटन के कैपिटल हिल में होने वाले खलफ बरदारी तकरीब में आलमी रहनुमा और दुनिया की नामवर शख्सियात शिरकत करेंगी। पाकिस्तान की नुमाइंदगी अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख करेंगे। हल्फ बरदारी की तकरीब की तैयारियों से मुतालिक जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वाशिंगटन DC से हमारे नुमाइंदे अतीक अहमद। अतीक, बताइएगा, आज डोनाल्ड ट्रंप बासाब्ता हल्फ उठाने जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि 40 साल के बाद इस तरह हो रहा है कि कैपिटल हिल की सीढ़ियों पर नहीं बल्कि इंडोर वो हल्फ उठाने जा रहे हैं। तो क्या इंतजाम किए गए हैं खास तौर पर? बिल्कुल, एक ऑलमोस्ट 40 साल के बाद पहली बार हमें देखने में आ रहा है कि जो अमेरिकी मुंतखब सदर हैं वो इंडोर जाएंगे, क्योंकि आज से जो है वो गुज़श्ता कल से बर्फबारी और शदीद बारिश और जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होने की वजह से जो है वो तकरीब को इंडोर शिफ्ट किया गया है। आज जो है दोपहर 12 बजे जो है वो तकरीब हल्फ बरदारी शुरू होगी, जिसमें सदर मुंतखब डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर JD वेंस कैपिटल रोटुंडा में अपने उहदों का हल्फ उठाएंगे। इफ्तिताई जो लंच है उस तकरीब हल्फ बरदारी के फौरी बाद जो है नेशनल स्टैचुरी में जो है वो होगा और उसके बाद जो है फौजी और सिविलियन यूनिट्स की परेड जो है वो ठीक है। बिल्कुल अतीक, हमें साथ साथ ये भी बताइए कि हल्फ बरदारी में कौन कौन सी बड़ी आलमी शख्सियात शिरकत करेंगी और पाकिस्तान से कौन से रहनुमा तकरीब में शरीक होंगे? जी, अभी तक पाकिस्तान से अहम बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हवाले से बताया जा रहा था कि उनकी शिरकत मुमकिन है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है। अभी तक जो कंफर्मेशन है वो स्पेन के सैंटियागो अबास्कल, अर्जेंटीना के जोएल मिली, इटली की जॉर्जिया मेलोनी और UK के नाइजेल फराज जो है वो उनकी तस्दीक कंफर्म हो चुकी है। जबकि मजीद जो दुनिया भर चाइना से जो है वो वज़ीर ख़ारजा उनके जो है वो तकरीब हल्फ बरदारी में शिरकत जाहिर की जा रही है कि वो भी आएंगे। ओवरऑल जो है वो पूरी दुनिया से जो जाहिर है सुपर पावर है और अमेरिका के साथ जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग टाइज होती हैं हर कंट्री की। तो इंडिया समेत जो है वो हमारे एशिया से और पूरी दुनिया से जो है वो अहम शख्सियत जो है खासतौर पर सरबराहान मुमलिकत जो हैं वो इस तकरीब में लाजमी शिरकत करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अतीक अहमद, आपने हमें तफसीलन आगाह किया और आपने बताया कि हल्फ बरदारी की तकरीब कितने बजे होगी, क्या सिक्योरिटी के खास इंतजामात इस मौके पर किए गए हैं। तो नाजरीन, हल्फ उठाने और वाइट हाउस में मुंतकिली के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक धमाका खेज विजन पेश करेंगे और पहले दिन कई अहम और तारीखी सरकारी अहकामात पर दस्तखत भी करेंगे। ये अहकामात ना सिर्फ अमरीकी तारीख में एक ताकतवर तब्दीली का इशारा देंगे बल्कि अमरीकी सियासत को भी हिला कर रख देंगे और इसके असरात पूरी दुनिया पर देखे जाएंगे। सियासी तज्जियाकारों का यह कहना है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबी वादों पर अमल करते हैं तो अमरीका को न सिर्फ दाखिली बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी शदीद रद्द अमल का सामना करना पड़ सकता है। क्या वाकई अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले दिन अमरीकी सियासत को एक नए और जारहाना दौर में दाखिल करेंगे? इसी पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफारतकार और आलमी अमूर के माहिर डॉक्टर जमील अहमद साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, गैर मुतवक्का शख्सियत के मालिक और जारे मिजाज डोनाल्ड ट्रंप के आने से दुनिया में क्या क्या बड़ी तब्दीलियां देखने में आ सकती हैं? दुनिया में एक बिल्कुल तजब्जब का आलम है, चाहे वो यूरोप हो या एशिया हो। आप देखें कि यूरोप में सर जोड़ के बैठे हैं यूरोप के लीडरान, लेकिन कल आसियान के लीडरान ने भी उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर्स की सारी की मीटिंग की है। तो हर जगह कुछ न कुछ वो एक अननोन किस्म की अनसर्टिनिटी किस्म की का ख्याल है मुल्कों के जहनों में। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने कैंपेन के दौरान या जो कल उन्होंने एक रैली में तकरीर की है और उन्होंने जो जिस पे अपने इंटेंशंस का अयादा किया है, और वो है बेसिकली बड़े जिसे कहा जाए कि
गैर रस्मी किस्म के ऑर्डर्स 100 के करीब उन्होंने कहा है कि मैं पहले दिन ही और पहले दिन के हलफ उठाते ही मैं 100 के करीब एग्जेक्टिव ऑर्डर इशू कर दूंगा। और एग्जेक्टिव ऑर्डर अमेरिका में प्रेसिडेंट को अख्तियार है उनके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2 सेक्शन 1 के तहत कि वो आर्टिकल 2 सेक्शन 1 को अप्लाई करके अपने एग्जेक्टिव ऑर्डर निकाल दें। और उसमें क्या करेंगे, वो टैरिफ की बात कर रही हैं, वो 2 बात कर रही हैं, डिपोर्टेशन के लिए उन्होंने कैंप्स बना दिए हैं। लोगों को तकरीबन 3 मिलियन 30 लाख के करीब ऐसे अफराद हैं जो कि एलिजिबल हैं फॉर डिपोर्टेशन। मैक्सिको ने अपनी बॉर्डर के दूसरी तरफ अपने कैंप लगा लिए हैं कि जब डिपोर्टेशन हो तो उन लोगों का कोई बंदोबस्त किया जाए। तो कहने का मकसद ये है, और फिर इसी तरह और जो उन्होंने ऐलानात किए हैं, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो यकीनन, और नेटो क्यों सर जोड़ के बैठी है, टैरिफ की बात नेटो से भी की है, टैरिफ उस पर पूरी दुनिया में 25% टैरिफ लगाना चाहते हैं और 60% चाइना पे लगाना चाहते हैं। एक तो ये, दूसरा नेटो की पहले भी उन्होंने ताकत को कम किया था, फंडिंग को कम किया था। यूरोप जरा सारे का सारा नेटो का हिस्सा है, तो वो अब ज्यादा इस पे वसवसा है कि यूक्रेन का क्या बनेगा। इधर फलस्तीन में एक थोड़ी सी खुशी की लहर आई है, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया ये कह रही है कि सस्टेनेबल है या नहीं है। उधर ईरान और रशिया सर जोड़ के बैठा है और उन्होंने परसों एक अपना डिफेंस कोऑपरेशन मुआहदा किया है आपस में, ताकि वो उस गैज़ो गज़ब से बच सके, क्योंकि इजराइल ने अमेरिका की मंशा से, ज़ाहिर उसके बगैर हो नहीं सकता है, लेकिन अमेरिका की मंशा फिलहाल नहीं थी कि इजराइल पर हमला किया जाए। बहरहाल वो ऑन कार्ड्स है। तो अगर इसको जियोपॉलिटिकल मंजरनामे में देखें तब भी एक तजब्जब है, और अगर इसको आप दुनिया की इकोनॉमी के लिहाज से देखें तो यकीनन एक फिक्र है, कनाडा हो गया, मैक्सिको हो गया। पाकिस्तान के हवाले से हमारा बड़ा इंटरेस्ट होता है, जाहिर है। तो ये बता दीजिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से पाकिस्तान से मुतालिक अमरीकी पॉलिसियों में क्या तब्दीलियां देख रहे हैं आप? कल 1 घंटे पूरी तकरीर की है डोनाल्ड ट्रंप ने, पाकिस्तान का नाम कहीं भी नहीं लिया है। तो एक चीज तो अहले वतन को मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान की अब वो अहमियत नहीं रही जो अहमियत वो जब अमेरिकन ट्रूप्स इधर थे, या जब वॉर अगेंस्ट टेरर था, या जब सोवियत यूनियन के खिलाफ पाकिस्तान मददगार था बल्कि लड़ रहा था। तो उस वक्त जो है अहमियत पाकिस्तान की थी, डॉलर डब्बों में आते थे, लेकिन अब वो अहमियत पाकिस्तान की नहीं है। तो लिहाजा उसी लिहाज से आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का नाम अपने कैंपेन में भी नहीं लिया, और वो हमारी आस और उम्मीद तो बड़ी है कि कोई बस डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल खारजा पॉलिसी उनकी बड़ी बेहतर हो जाएगी। मैं ये नहीं देख रहा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे पर जाहिर है पाकिस्तान की एक ज्योग्राफिकल लोकेशन, चाइना कंटेनमेंट के हवाले से अगर देखा जाए तो आगे जाके जिक्र यकीनन आएगा पाकिस्तान का। पाकिस्तान की उस लिहाज से अहमियत रहेगी। डॉक्टर साहब, आपके बात के हवाले से एक और रेफरेंस पेश करना चाहूंगी आप इस पे कमेंट करें। बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ ने भी दावा किया है कि बानी पीटीआई की सजा के बाद पाकिस्तान का ट्रंप इंतजामिया से तसादुम का इम्कान बढ़ गया है। आप इस दावे से कितना इत्तेफाक करते हैं? देखिए, पहली तो बात यह है कि अपने व्यूअर्स को हम ये बताएं कि वो एक आर्टिकल है गार्जियन की अपनी, उसकी एडिटोरियल नहीं है। तो आर्टिकल में मैं भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। एक इंडियन निजात शख्सियत है जिसने एक आर्टिकल लिख दिया है, तो मैं उसको ज्यादा अहमियत नहीं दे रहा, क्योंकि वो हमारी नफ्सियात से खेलना चाहते हैं कुछ लोग। तो बात यह है कि मुल्कों के दरमियान, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, नहीं अहमियत दे रहा। आपकी जानिब से ये बिल्कुल सही रेफरेंस पेश किया गया कि कल भी 1 घंटे का खिताब था, उसमें पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। सर लास्टली इस पर कमेंट कर दीजिएगा, चाइना की आप बात कर रहे थे कि चाइना को रोकना मकसद है अमेरिका का, उस हवाले से हमारी अहमियत हो सकती है। तो हमने देखा था कि सदर शी जिनपिंग को भी फोन किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, और ये बताया जा रहा था कि आला जो है ओहदेदार हो सकता है कि नायब सदर जो हैं वो शिरकत करें चीन के डोनाल्ड ट्रंप की हल्फ बर्दारी की तकरीब में। तो क्या आपको लगता है कि ताल्लुकात बेहतर होंगे या फिर पाबंदियां जो है अमेरिका की जानिब से आयद की जाएंगी चीन पर? नहीं, पाबंदियों के साथ साथ एंगेजमेंट तो रही है अमेरिका की। देखें, हमें एक चीज को जहन में रखना चाहिए कि चाइना के पास अमेरिका की मैक्सिमम ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं। चाइना अगर आज उनको वापस ले ले उनको, तो अमेरिका का दिवालिया निकल जाएगा। तो उनकी इकोनॉमी काफी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, लेकिन एट द सेम टाइम
दुनिया के दरमियान यूनिपोलर वर्ल्ड जब था 1917 तक, तो फिर अमेरिका तो बादशाह था। अब 1917 के बाद दुनिया यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं रही, अब मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गई है। उसमें चाइना शामिल है, उसमें रशिया शामिल है। तो उस लिहाज से एंगेजमेंट तो रखेंगे, बगैर एंगेजमेंट के तो किसी आलमी जंग छिड़ सकती है। तो बिल्कुल आपने सही कहा डॉक्टर साहब। अब इसी बात के साथ कि दुनिया वाकई मल्टीपोलर हो चुकी है और नए ब्लॉक्स भी बन रहे हैं जो कि हम देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, और आप अपना जो है वो तज्जिया दे रहे हैं। तमाम जियोपॉलिटिकल जो सूरत हाल थी उस पर आपने एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस अपना दिया। इसके साथ ही नाजरीन, प्रोग्राम में अब वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होती है। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुछ मुल्की सियासत की। तो सियासी पारा मुसलसल ऊपर ही जा रहा है। तहरीक इंसाफ की मुतालिबात की मंजूरी की डेडलाइन में अब सिर्फ 3 दिन बाकी हैं, लेकिन बानी पीटीआई के ट्विटर अकाउंट से इदारों के खिलाफ बयानबाजी का सिलसिला जारी है, जिसे मुज़ाकरात के लिए खतरनाक करार दिया जा रहा है। तो दूसरी तरफ पीटीआई ने 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले को चैलेंज करने और 8 फरवरी को एहतजाज की भरपूर तैयारियां शुरू कर दी। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लीगी सदर नवाज शरीफ से मुलाकात की और अपोजिशन के मुतालबात पर मुशावरत की। मुतालबात में हुकूमती इत्तेहादियों को एतमाद में लेने पर इत्तफाक किया गया। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म को कोई दबाव कबूल ना करने की हिदायत करते हुए कहा कि मुज़ाकरात में मुल्की मफाद को सामने रखा जाए और अपोजिशन के जायज़ मुतालबात पूरे किए जाएँ। उधर तहरीके तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने मुज़ाकरात की भरपूर मुखालिफत करते हुए पीटीआई को आड़े हाथों लिया। उसे मुज़ाकरात ख़त्म करने का मशवरा दिया और कहा कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करके एक नाजायज़ हुकूमत को जायज़ करार दे रही है। साथ ही उन्होंने नवाज शरीफ से ये मुतालबा भी कर डाला कि बस बहुत हो गया, शहबाज शरीफ से इस्तीफ़ा लेकर मुल्क में कौमी हुकूमत बना दी जाए। तो नाज़रीन, इसी तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार शौकत पराचा साहब। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बताइएगा, पीटीआई ने हुकूमत को तहरीरी मुतालबात पेश कर दिए हैं और इस पर अमल दरामद के लिए 7 दिन का वक्त दे दिया है, जो हम देख रहे हैं कि जो 22 जनवरी को ख़त्म हो रहा है। पीटीआई के मुतालबात पर हुकूमत का क्या जवाब हो सकता है? आपको अब तक क्या लगता है? नहीं, देखे ना, मुज़ाकरात एक पेचीदा अमल है और मुज़ाकरात या जो इन्होंने डेडलाइन दी या जो मुतालबात रखे, उन मुतालबात को पहले तो हुकूमत ने भी कंसल्ट करना है, इसलिए 28 जनवरी की बात की गई। लेकिन इसी दौरान आप पहले दिन ही जब पीटीआई ने मुतालबात रखे, राना सनाउल्लाह ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये झूठ का पुलंदा है। फिर उसके बाद जब आर्मी चीफ के साथ बैरिस्टर गौहर खान की पेशावर में मुलाकात की खबरें आई, पहले पीटीआई ने इनकार किया, फिर उन्होंने तस्लीम किया। उसके बाद सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब जो कन्वीनर हैं या तर्जमान हैं हुकूमती पार्टी के कमेटी के, उन्होंने भी कह दिया कि आप 2-2, 3-3 दरवाजे नहीं खोलें, जिस दरवाजे से आप आना चाह रहे हैं, अगर इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं तो उधर करें। मतलब उनका यही था। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उधर बात कर रही है आर्मी चीफ के साथ तो फिर अपनी कमेटी को कहें कि वो हमें बता दें, मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं है। इस तनादुर में इमीडिएट ये सोचना या ये उम्मीद रखना या ये तवक्को रख देना कि 28 को हुकूमत कहेगी क्या है, बिस्मिल्लाह, आपको हार पहनाते हैं, आपके तमाम मुतालबात तस्लीम करते हैं, ये तो मुमकिन नहीं नज़र आ रहा। हाँ, ये भी कहना कि मुज़ाकरात 28 को ही ख़त्म हो जाएंगे या 31 को ख़त्म हो जाएंगे, मैं नहीं समझता इसकी, क्योंकि हुकूमत जब जवाब देगी तो फिर पीटीआई की कमेटी कहेगी हमें बानी पीटीआई से मुलाकात करवाई जाए, हम उनसे कंसल्ट करना चाह रहे हैं। वो 3-4-5 दिन मुलाकात जैसे पीछे डिले हुई, ये डिले होती रहेगी। बिल्कुल ठीक है शौकत साहब, आप सही कह रहे हैं कि ना डेडलाइन से और ना ये मुलाकात के मामले पर मुज़ाकरात खत्म होंगे। लेकिन सर, हम देखते हैं कि दूसरी जानिब बानी पीटीआई के ट्विटर अकाउंट से मुसलसल इदारों के खिलाफ जो है वो मुहिम चलाई जा रही है, बड़े मुनज़्ज़म तरीके से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये मुज़ाकरात पर असरअंदाज हो सकता है? देखिए ना, 2 ट्रैक जो सामने आए, एक तो हुकूमती कमेटी के साथ पीटीआई की बातचीत है जो कि पॉलिटिशियंस आपस में मिल रहे हैं। दूसरा जो ट्रैक पीटीआई को मिला, वो पेशावर में मीटिंग हुई बैरिस्टर गौहर खान और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ के साथ। पहले पीटीआई ने उसको डिनाई किया, गौहर खान साहब ने खुद डिनाई किया। उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने कहा कि हाँ मुलाकात हुई है, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं खान साहब यानी इमरान खान की इजाज़त से सारे काम किया करता हूँ और मिला।
लेकिन वो जो स्पिरिट एक पीटीआई की बनी थी कि इदारों के साथ बराह रास्त बात कर रहे हैं, जिसे बैरिस्टर गौर कह रहे थे कि बैरिस्टर सैफ कह रहे थे कि नून लीग के अंदर खलबली मची हुई है, लेकिन खान साहब के इसी ट्वीट ने, जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो लेटेस्ट आया जिसमें याया खान 2 कहा गया आर्मी चीफ को, या हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट का जिक्र करके फिर पाक फौज पे तंज किया गया, तमस्कर उड़ाया गया, वो स्पिरिट तो अब वो पेशावर वाली मुझे नहीं चलती नजर आ रही। अगर खान साहब हों या पीटीआई के कोई और लोग हों, वो समझें कि इन ट्वीट के जरिए वो पाक फौज की क़यादत को अंडर प्रेशर ला सकते हैं, तो ये तो उनकी खाम ख्याली है। इसलिए वो स्पिरिट ख़त्म हो गई पेशावर वाली। अब ये ट्रैक है मुज़ाकरात का। मुज़ाकरात के बारे में तो जो पीटीआई की साथ वाली जमातें हैं मसलन शाहिद खाकान अब्बासी साहब के घर ये गए थे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब मेरे ही शो में गुज़श्ता रात आए हुए थे, वो तो कह रहे थे कि मुज़ाकरात को आगे बढ़ना चाहिए, मुज़ाकरात को किसी नतीजे पे पहुंचाना चाहिए और मसाइल का हल तो मुज़ाकरात से ही मुमकिन होता है। नो डाउट शौकत साहब, आपने भी बिल्कुल ठीक कहा, वो भी ठीक कह रहे हैं कि मुज़ाकरात का हल जो है सोल्यूशन का, मसाइल का हल मुज़ाकरात से होगा और मुज़ाकरात ख़त्म होते भी नज़र नहीं आ रहे। इस पर भी मैं आपका ओपिनियन लेना चाहूँगी। अगर हुकूमत पीटीआई के मुतालबात नहीं मानती फॉर इंस्टेंस, तो फिर तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शन होगा और तहरीक इंसाफ एक बार फिर क्या सड़कों पर आ सकती है? देखें, बात ये है कि जो पीटीआई के पहले 4 मुतालबात थे, 2 तो स्कटल हो गए। जो सबसे अहम चीज़ थी वो ये थी कि 8 फरवरी का मैंडेट वापस किया जाए। कभी कहते थे हमारी 180 सीटें थी, वो वापस किए जाए, उससे तो पीटीआई निकला जी। अब जो दोनों मुतालबात हैं, थ्रेडबेयर आप इनका जायजा लें। अगर मिलिट्री ट्रायल में लोग सदा उनको मिल गई तो वो किसने रिलीफ देना है? वो या तो अपील करें, जो प्रोसीजर है उसमें अपील मंजूर हो ना हो वो अलहदा है। जैसे अभी 19 की अपील मंजूर हो गई थी 85 में से, और 48 की अपील अभी प्रोसेस के मरहले में है, वो किसी वक्त उसके बारे में बताया जा सकता है। या फिर आप हाई कोर्ट में चैलेंज करें, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें, यानी कैदियों की रिहाई नेसेसरली द रूट इज थ्रू द कोर्ट्स। दूसरा जो जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा है वो भी अदलिया से रिलेटेड, यानी अगर आप जस्टिस अफजल मजोका जो एडिशनल सेशन जज हैं, उनकी अदालत पे, उनके हुक्मनामों पे अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, तो हाउ कम यू विल एंश्योर ट्रस्ट इन दी सुपीरियर जुडिशरी? आप सुप्रीम कोर्ट के जजों के फैसले या उस कमीशन के फैसले को कैसे तस्लीम करेंगे? इसलिए दोनों मुतालबात जो हैं वो नेसेसरली वो दे आर लिंक टू सम जुडिशल प्रोसेस। उसमें हुकूमत क्या कर सकती है? अगर 1956 के इंक्वायरी एक्ट के तहत कमीशन बनता है, जिसको कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट कहा जाता है 1956, वो तो फिर वजीर आजम ने बनाना है। वो तो फिर कहेंगे कि हैंड पिक जज आपने रख लिया, आपने अपने पसंद के जज लगा दिए। और बड़ा फाइन नुक्ता था जब पिछले राउंड में हुकूमती जमात ने पूछा कि आप जजों के नाम बताएं, किन जजेस पे आप ट्रस्ट करते हैं, किन जजेस को आप चाहते हैं कमीशन में रखा जाए। वो एक ट्रिक था जिसमें पीटीआई नहीं आई, वरना तो फिर उन गरीब 3 जजेस पे लेबल लग जाता कि हाँ ये तो पीटीआई के पसंदीदा जजेस हैं, जिस तकसीम में हम रह रहे हैं मैं उसके तनाजुर में कह रहा हूँ। लिहाजा ये मुतालबात जो अगर 28 या 31 में इन पे जो भी पेशरफ्त होती है, मैं नहीं समझता कि ये मुतालबात कोई हुकूमत मानेगी। हाँ, कोई ना कोई अल्टरनेट प्रपोजल, कोई इसी तरह से मिलता जुलता हुकूमत की तरफ से भी प्रपोजल आ सकता है, लेकिन वो क्या हो सकता है देखते हैं फिर 28 को या 31 को। बिल्कुल ठीक है, तहरीक इंसाफ तो अपनी डेडलाइंस दे रही है, लेकिन देखते हैं कि हुकूमत अपने कार्ड जब शो करेगी तो क्या चीज़ सामने आएगी। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का फराता साहब, और आप अपना तज्जिया दे रहे थे। और बिल्कुल एक जानिब हम देख रहे हैं कि जो तहरीक इंसाफ है वो मुज़ाकरात करके हुकूमत से अपने मुतालिबात भी बनवाना चाहती है, लेकिन दूसरी जानिब प्रोपेगेंडे का सिलसिला भी जारी है। और इसके बारे में बारहा जो पीटीआई के अपने हमदर्द हैं, जो हलीफ हैं, वो बारहा कह चुके हैं कि आपके जो इस तरह के ट्वीट्स हैं ये अब रुक जाने चाहिए, ये सिलसिला ख़त्म होगा तो ही मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे और तब भी हमारे लिए कोई स्पेस क्रिएट होगी। तो देखना ये कि इस मशवरे पर तहरीक इंसाफ कितना अमल दरामद करती है, क्योंकि जो कि मुश्किल नजर आ रहा है, जो कि बोल तो उनके कोर्ट में है, फैसला उन्होंने करना है। बिल्कुल, तो लेट देम डिसाइड। हम एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।
वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। व्यूअर्स, आप ताजमहल के मुतालिक तो जानते ही होंगे। ये दुनिया के 7 अजायबात में से फ़न तामीर का एक ऐसा शाहकार है जो कि फ़ारसी, उस्मानी, हिंदुस्तानी और इस्लामी तर्ज तामीर का खूबसूरत इम्तजाज पेश करता है। शानदार सफ़ेद संगमरमर का ये मकबरा मुग़ल शहनशाह शाहजहां ने अपनी महबूब बीवी मुमताज़ की याद में तामीर करवाया था। दुनिया में मोहब्बत की अलामत करार दिए जाने वाला ये मकबरा 1632 से 1650 तक कुल 25 सालों में मुकम्मल हुआ। इसकी तामीर में 20,000 मेहमारों ने हिस्सा लिया था। इसकी तामीर पर 4.5 करोड़ रुपए लागत आई थी। यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे के मुताबिक ताजमहल के मरकजी मामार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। उस्ताद अहमद लाहौरी अपने दौर के बेहतरीन मेहमारों में से एक थे, जिन्हें इनकी खिदमात के एवज 10,000 रुपये माहाना तनख्वाह दी जाती थी। और इस तनख्वाह का अगर आज के दौर के साथ मुआवजना किया जाए तो ये 3 से 4 करोड़ रुपए माहाना बनती है। और ये रकम जदीद दौर के कई बड़ी बड़ी कंपनियों के CEOs की सालाना कमाई से भी ज़्यादा है। या आपको ये भी बताते चलें कि उस्ताद अहमद लाहौरी ने सिर्फ ताजमहल ही नहीं बल्कि दिल्ली के मशहूर लाल किला और जामे मस्जिद दिल्ली की तामीर में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। क्या बात है। और मुझे ताजमहल उधर बहुत पसंद है और ख्वाहिश है कि कभी विजिट करूं जाके। अगर आपको वीजा मिल गया तो। हाँ, इंशाल्लाह। वीजा के मसाइल चूंकि आपको पता बहुत ज्यादा है वहाँ पे। ये तो है ही है, लेकिन वैसे ख्वाहिश जरूर है। चलें जी, उम्मीद करते हैं आपकी ये ख्वाहिश कभी ना कभी तो पूरी होगी। प्रोग्राम में अब आपके साथ शेयर करते हैं एक इंटरेस्टिंग रिसर्च है जिसमें ये बताया गया कि दूध ना सिर्फ हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है बल्कि आंत के कैंसर जैसे खतरनाक मरज से भी बचाव में मददगार साबित हो सकता है। साइंसदानों का ये कहना है कि दूध में मौजूद कैल्शियम और विटामिन डी आंतों की दीवारों को महफूज बनाते हैं और उन खलियात की अफजाइश को रोकते हैं जो कैंसर में तब्दील हो सकते हैं। तहकीक में ये भी बताया गया है कि जो अफराद रोजाना 1 से 2 गिलास दूध पीते हैं, इनमें से दांत के कैंसर का खतरा जो है 20 से 30% तक कम हो सकता है। माहिरीन का कहना है कि दूध में मौजूद लैक्टोज और प्रोटीन भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करती है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, जिससे हमारे दांतों की सेहत मजमूई तौर पर बेहतर हो जाती है। बिल्कुल। और यहाँ पर आपको ये भी याद रखना ज़रूरी है नजफ कि दूध जो है वो आपको बड़े इत्तेदाल में पीना चाहिए। ज़्यादा चिकनाई वाले दूध की बजाय कम चिकनाई वाला या फिर जैसे स्किम्ड मिल्क आ जाता है, इसको ज़्यादा फ़ायदेमंद माना जाता है क्योंकि एथलीट्स भी ज़्यादा इसका इंटेक करते हैं। तो नाज़रीन, आप अपनी सेहत को बेहतर बनाएं और अपने रोज़मर्रा की रूटीन में खुराक में दूध को जो है लाजमी शामिल करें ताकि आप ज़िंदगी गुजार सकें और इस तरह की जो बीमारियां हैं आप उनके साथ भी जो है अच्छे तरीके से लड़ सकें और उनसे महफूज भी रह सकें। तो इसके साथ ही एक और अच्छी खबर है आपके साथ शामिल करते हैं और आपको बताते हैं दुनिया के उन 12 ममालिक के बारे में जहां जाने के लिए आपको किसी किस्म का वीज़ा दरकार नहीं। अच्छा। बस आपने प्लान करना है और अपना पासपोर्ट लेकर निकल पड़े। क्या बात है। अपने नाजरीन को बताते हैं इन ममालिक के हवाले से। तो ये ममालिक करेबियन जज़ायर के ममालिक है, बारबाडोस, डोमिनिका, हैटी जैसे ममालिक और ट्रिनिडेड और टोबैको भी इसमें शामिल है। इसके अलावा अगर आपको बताएं तो बहरुल काहिल में जज़ाइर पर मुश्तमिल मुल्क माइक्रोनेशिया और कुक आइलैंड हैं। और बरतानिया के ज़ेर इंतज़ाम जज़ाइर की बात करें तो वहाँ पर मुश्तमिल मॉन्सरेट और जनूबी बहरुल काहिल में वाक़ जज़ाइर पर मुश्तमिल मुल्क नेवे में भी पाकिस्तानी बगैर वीज़े के जनाब जा सकते हैं। और साथ ही साथ अफ्रीकी मुल्क रावंडा और अमेरिका के करीब वाक़ मुल्क सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडीज़ के बारे में भी आपको बताते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के करीब वाक़ जो जज़ायर पर मुश्तमिल मुल्क है वानवाटू भी पाकिस्तानियों को वीज़ा फ्री क़याम की इजाज़त देता है। तो जनाब हो सकता है इनमें से बहुत से ममालिक के नाम आपने ना सुने और आप ये पहली बार हमसे सुन रहे हो, मगर जब आप इन ममालिक के बारे में मज़ीद जानेंगे, थोड़ी सी तहकीक करेंगे, गूगल करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि खूबसूरती और कुदरती मनासिर के लिहाज से ये मुल्क किसी से कम नहीं है। तो अब आपकी जब भी आपका प्लान बने, आपका जब भी इरादा हो तो आप जनाब इन ममालिक को भी अपनी लिस्ट में शामिल करेंगे और उम्मीद है ये आपको बेहद पसंद आए। ट्रैवलिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी सेहत के लिए भी, मेंटल हेल्थ के लिए भी और वैसे भी आपको करनी चाहिए। एक तो आप फ्रेश होकर वापस अपने काम पे दोबारा आ जाते हो। और देखिए ना, बैरून मुल्क जाने के तो हर लोग ही जो है ना वो ख्वाहिश रखते हैं कि जनाब कोई विजिट वीज़ा के लिए जाना चाहता है और कोई वैसे जाना चाहता है कि चलें घूम फिर लिया जाए, और कुछ जो है वो मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार करने के भी मुतलाशी हैं। तो मेरा ख्याल है ये जो बड़े बड़े ममालिक जिनके नाम आपने सुन रखे हैं ये जनाब ओवर क्राउडेड हो चुके हैं। बिल्कुल। यूके, कनाडा और खासतौर पर ये महंगे बहुत ज्यादा हो चुके हैं। वहाँ पर रिहाइशें बहुत महंगी हैं, खाना ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा महंगी है। तो फिर यही है
कि तो आप ये जो ममालिक हमने आपको बताए हैं क्या ना, और बचाएंगे हाँ, क्या? ये जो ममालिक हमने आपको बताया ना, इसके बारे में स्टडी कीजिए, विजिट कीजिए, वहाँ पे जाके ट्रैवल कीजिए, हमें भी अपने एक्सपीरियंस से आगाह कीजिए कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, ताकि हम भी जा सकें, ताकि हम भी फिर आपकी जो फीडबैक की रोशनी में हम भी प्लान कर सके कि जनाब बैग कब पैक करना है। तो जाइए फिर आप रिसर्च कीजिए इस पर और हमें बताइए। हम ब्रेक से वापस आते हैं, स्टे विद अस। तो जनाब अभी हमने आपको 12 ऐसे ममालिक बताए जो कि वीज़ा फ्री हैं और आप वहाँ पर जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। अपने मुल्क में जो खूबसूरती है उसकी अगर बात करें तो जनाब लाहौर की अगर हम बात करें, बागों का शहर कहा जाता है, तो जनाब बागों के शहर में शालामार बाग का एक मुनफरद मुकाम है और उसी पर एक खुसूसी रिपोर्ट है जो कि अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते तो हैं। आपको आइए दिखाते मिलके देखते हैं। शालामार बाग का शुमार दुनिया के अजीमुल शान बागों में होता है। 1637 में मुगल बादशाह शाहजहां के हुक्म से दरियाए रावी से एक नहर निकालकर लाहौर के पास से गुजारी गई, जिसके किनारे 80 एकड़ जमीन पर एक वसीओ अरीज और बहुत खूबसूरत बाग तामीर किया गया, जिसमें बारादरी, शाही गुसल खाने, फवारे और फलदार दरख्त लगाए गए। शालामार बाग 3 तख्तों पर मुश्तमिल है जो एक दूसरे से 12 से 13 फीट की बुलंदी पर वाक़े हैं। बाग में एक दिलकश तालाब भी बना हुआ है जिसमें बहुत सारे फवारे लगे हुए हैं। यहाँ संगे मरमर की 5 खूबसूरत 12 दरियां बनाई गई हैं। यहाँ संगे मरमर की एक आबशार भी बनी हुई है। इस बाग में 3 हिस्सों पर मुश्तमिल एक हौज है जिसमें संगे मरमर के कई ताकचे चिराग रखने के लिए बनवाए गए थे। जब यहाँ चिराग जलाए जाते थे तो हौज में गिरने वाला पानी बारिश का समा पैदा करता। बाग के एक हिस्से में संगे मरमर का एक बहुत ही खुशनुमा तख्त है जिस पर बैठकर शाहजहां अपना दरबार लगाया करता था। ये बाग मुगल बादशाहों की अजमत की मुंह बोलती तस्वीर है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को की तरफ से शालामार बाग को आलमी सकाफती विरसा करार दिया जा चुका है। जनाब ये खूबसूरत रिपोर्ट आपने देखी, बहुत ही खूबसूरत, बड़ा वसीओ अरीज और बड़ी हरियाली है इस बाग के अंदर। और अगर देखें तो वहाँ पर फाउंटेन्स हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं। और यहाँ पर नजफ आपको याद होगा कुछ बड़े इवेंट्स भी हुए हैं, तो जनाब ऐसा उसे ही देख के है। गुमान होता था कि ये पता नहीं शायद कि यूरोप के अंदर मौजूद है, वहाँ पर ये इवेंट हो रहा वहाँ है। पे नीटनेस बहुत है सबसे, और कुदरत का बड़ा ख्याल रखा और इसका गया बड़ा है। ख्याल रखना जरूरी भी है कि जरूरी। नीटनेस जो है वहाँ पर हाँ। रहनी चाहिए ताकि सयाह। तो नाजरीन अभी वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, लेकिन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो 10:03 पर आप मोना डिपो पर एक खूबसूरत सा बेहतरीन पैकेज देखेंगे जो हमारी टीम ने बड़ी मेहनत से तैयार किया है, तो मिस मत कीजिएगा। अभी लेते हैं छोटी सी ब्रेक, तो ब्रेक के बाद देखिएगा खूबसूरत सा पैकेज मोना डिपो पर। टेक अ ब्रेक।
अस्सलाम वालेकुम। सुनो पाकिस्तान में एक बार से फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अजीम राना। आज इस जगह पर हम मौजूद हैं पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में इस जगह का एक मुनफरिद नाम, एक मुनफरिद मकाम है। रिमाउंट डेप्यू मोना इस जगह का नाम है जी। और चूँकि हम लोग लाहौर से यहाँ पर आए हैं तो लाहौर से M2 मोटरवे के थ्रू अगर आप आते हैं तो 2-2.5 घंटे की ये ड्राइव है जी। और ये मंडी बहाउद्दीन गुजरात रोड सालम इंटरचेंज से 12 किलोमीटर की मुसाफत पर तकरीबन 10,000 एकड़ के रकबे पर मुहित ये पूरी एक फैसिलिटी है। बड़ी शानदार जगह है। यहाँ पर हमारा आज का दिन फुल ऑफ एक्टिविटीज़ रहने वाला है और वो हम भरपूर ख़ुद भी इंजॉय करेंगे, आप तक भी वो तमाम डिटेल शेयर करेंगे। थोड़ी सी तारीख मैं इस जगह की बताता हूँ, वैसे तो एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे जो डिटेल शेयर करेंगे। मैं आपको ये बताता हूँ जी कि 1902 में बरतानवी साम्राज्य में इसका क़याम अमल में लाया गया था और जोग्राफी एतबार से ये जगह बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो भी डिटेल्स आपके साथ आगे जाके शेयर करेंगे। और उसके बाद इस फैसिलिटी को बड़े ही शानदार अंदाज में पाकिस्तान आर्मी ने अभी तक मेंटेन किया हुआ है। अब यहाँ पर होता क्या है जी, मुख्तलिफ अक़साम के घोड़ों की अफजाइश, उनकी तरबियत, स्पोर्ट्स में उनका इस्तेमाल, अस्करी जो मामलात हैं उसमें उनका इस्तेमाल किस तरह से होता है, वो तमाम तरबियत यहीं पर दी जाती है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ को बड़े खूबसूरत अंदाज में प्रिजर्व किया गया है। तो अब सुबह सवेरे हमने भी दिन का आगाज़ किया है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और जो जो चीज़ें हम देखेंगे इस कैमरे के तवज्जुह से आपके साथ भी शेयर करेंगे। उम्मीद करते हैं हमारे इस खुसूसी सेगमेंट को आप भरपूर इंजॉय करेंगे। तो आ जाए चलते हैं। नाज़रीन, सुबह सवेरे जवानों ने अपने घोड़े पकड़े, उनको तैयार किया। इस वक्त हम रिमाउंट ट्रेनिंग एरिया में मौजूद हैं और लेफ्टिनेंट कर्नल शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं आगे क्या होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। जैसा कि आपने देखा कि हम रिमाउंट लाइन में से सुबह जवान अपने घोड़े तैयार करके उन पे जीन लगा के उनको साफ़ सुथरा करके रिमाउंट ट्रेनिंग एरिया में ले आए हैं। यहाँ पे अभी मॉर्निंग परेड सेट होती है, मॉर्निंग फॉलन होगा, उसमें तमाम जवानों और घोड़ों को देख के उसके बाद हम रिमाउंट ट्रेनिंग की तरफ जाएंगे। और अभी सबसे पहले मॉर्निंग फॉलन है जी। और अभी लेफ्टिनेंट कर्नल साहब ये हमारे अकब में जो घोड़ा देख रहे हैं वो इन्हीं का है और अपने घोड़े पर ये सवार हो। जी बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Muchachos, tendencios, 35 soldiers, present sir, Sergeant Jumbo Bishop, ready sir, Assalamu alaikum sir. For the top, back. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم जी नाजरीन, तो इस वक्त मैं जिस पॉइंट पर मौजूद हूँ इस फैसिलिटी की, यहाँ पर इनिशियल स्टेजेस में जब घोड़ा आता है तो उसे पूरे इन्वायरमेंट के साथ फेमिलराइज कराने के लिए, उसको टेम करने के लिए जो 13 हफ्ते की इनिशियल ट्रेनिंग है वो इस जगह से शुरू होती है। जैसे ये मेरे दाएं जानिब और बाएं जानिब आप देख भी सकते हैं कि
कि ये मुख्तलिफ स्टेजेस हैं जहाँ से ये घोड़ा गुजरता है और उसके बाद वो अपने सवार के साथ बाकायदा सवारी के लिए तैयार हो जाता है जी। यहाँ पर उसको लंजिंग कराई जाती है, उसके ऊपर वेट डाला जाता है, उसको फेमिलराइज किया जाता है, टेम किया जाता है पूरे इन्वायरमेंट के साथ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता से उसे राइड के लिए तैयार किया जाता है। उस पर सैडल किस तरह से सेट की जानी है, तो ये सारा ट्रेनिंग का एक सिलसिला है। 13 हफ्तों की इनिशियल ट्रेनिंग इस जगह पर हो रही है और जिस तरीके से, जिस प्यार मोहब्बत के साथ वो इन घोड़ों को सुधार रहे हैं, कमाल है जी। और मुझे ये आवाज़ बहुत अच्छी लगी है जी, हेलो बेटा, हेलो बॉय। तो हेलो बॉय। तो जी नाजरीन, 13 हफ्तों की इनिशियल लंजेस बॉक्सेस की ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद अब वक्त हो गया है घोड़ों के स्कूल में दाखिले का। तो ये ड्रेसाज स्कूल की इनिशियल ट्रेनिंग है। इस वक्त मेरे कप में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर होता क्या है। बेसिकली घोड़े को बुनियादी जो राइड है वो उसके लिए ट्रेन किया जाता है, यानी कि जो मुख्तलिफ चालें हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से राइडर उसको वो सिखा रहा है। तो देखिए आप। मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, बड़ी दिलचस्प, और वो ये कि घोड़ों की ट्रेनिंग और इंसानों की ट्रेनिंग में कुछ सिमिलैरिटी मुझे लगी। जिस तरह इनिशियली हमने लंजिंग बॉक्स दिखाए जहाँ पर इनिशियली स्टेज पे घोड़े को ट्रेन किया जाता है, वो मुझे ऐसे लगा जैसे एक बच्चा नर्सरी या प्रेप स्कूल में होता है, उस क्लास में होता है, और उसके बाद बाकायदा स्कूलिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर इसी तरह इन घोड़ों की भी स्कूलिंग स्टार्ट हुई जहाँ पर लीडिंग सिखाई जाती है। और अब ये जो मेरे अकब में घोड़े आप देख रहे हैं, ये समझे इनका कॉलेज में दाखिला हो गया, ये कॉलेज लाइफ स्टार्ट है इनकी। यहाँ पर इनको इनकी पेस किस तरह से मेंटेन की जाती है, रेगुलरिटी ऑफ पेस वो बता रहे हैं, और किस तरह से इनका बैलेंस मेंटेन किया जा रहा है। तो ये सारी वही ट्रेनिंग है। डिचेस से गुजर के जिगजैग ट्रेनिंग के थ्रू ये घोड़े मजीद रिफाइंड और मजीद पॉलिश होते जा रहे हैं। तो अब फर्दर स्टेजेस क्या होंगी वो भी आपको बता रहे हैं जी, आ जाए मेरे साथ। यानी कि फाइनल स्टेज कंसिडर की जाती है। इस स्टेज पे घोड़ा इस काबिल हो जाता है कि वो हर तरह की हर्डल क्रॉस कर सकता है। ये हम क्रॉस की जा रही है मेरे अकब में, अगर आप देख सकें। इसके अलावा जो वाटर बॉडीज़ हैं, इस स्टेज पे आके घोड़ा उन वाटर बॉडीज़ को भी क्रॉस करने के काबिल हो जाता है, और क्रॉस कंट्री राइड्स भी उसको सिखाई जाती हैं। वो भी इस स्टेज के बाद जो है घोड़ा बाकायदा तौर पर उस तरह की राइड्स भी कर रहा होता है। तो अब होता क्या है जी कि ये स्टेज 3 मुकम्मल करने के बाद पास आउट हो जाता है घोड़ा, और फिर उसके बाद उसको मज़ीद स्पेसिफाई कर लिया जाता है कि कौन सा घोड़ा टेंट पैकिंग में जाएगा, कौन सा पोलो के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और कौन सा शो जंपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये एक ओवरऑल जो घोड़ों की ट्रेनिंग है। तो नाजरीन, रिमाउंट मोना डिपू फैसिलिटी का एक और अहम स्पॉट, घोड़ों की ट्रेनिंग हमने आपको बताई। अभी मेरे अकब में जो आप देख रहे हैं ये म्यूल ट्रेनिंग एरिया है। यहाँ पर खच्चरों को ट्रेन किया जाता है। हमारे वो फौजी जवान जो कश्मीर या शुमाली इलाका जात
या वो दुश्वार गुजार इलाके जहाँ पर लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल होता है थ्रू प्रॉपर ट्रांसपोर्ट गाड़ियों वगैरह के ज़रिए, वहाँ पर ये म्यूल्स काम आते हैं जी। और बड़े ही जानदार ये एक चीज़ है, बड़ी ही शानदार क्रीचर है इसके ऊपर, और बड़ा हैवी एम्यूनेशन कह लें या बड़ी हैवी जो भी लॉजिस्टिक का सामान जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है वो इन म्यूल्स के ज़रिए वहाँ पर पहुँचाया जाता है। और इनकी भी 8 हफ्तों की 4 स्टेजेस पर मुश्तमिल एक प्रॉपर यहाँ पर ट्रेनिंग होती है। पूरे इन्वायरमेंट के लिए किस तरह से इसको ट्रेन किया जाता है, यहाँ पर वैसा ही एक तो जी रिमाउंट डिपो मोना में इस वक्त हमारा ये खुशगवार सफ़र जारी है। बड़ा ही शानदार दिन आज हमने गुजारा और मैं वाकई कहूँगा व्हाट अ फैसिलिटी। और यहाँ पर जिस तरीके के इंतजामात किए गए हैं, जिस तरह से इन घोड़ों की अफजाइश की जा रही है, इन्हें तरबियत दी जा रही है, ना सिर्फ अस्करी मकासद बल्कि स्पोर्ट्स के लिए भी जिस तरह से इन्हें ट्रेन किया जा रहा है, ये लिटरली फॉर मी इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी कि मुझे ये मौका मिला मैं इस फैसिलिटी को विजिट करूं और यहाँ पर तमाम तर इंतजामात देखूं। तो अब मैं जिस बग्गी पे मौजूद हूँ इस पे बैठ के तो बिल्कुल एक रॉयल फीलिंग आ रही है। बड़ी ही शानदार ये बग्गी है और ये रॉयल बग्गी है। ये रॉयल इस तरह से जी कि 1930 में ये बग्गी बनाई गई थी बरतानिया में और फिर वहीं से ये यहाँ पर मुंतकिल हुई और तब से ये माउंट मोना जो इस वक्त यहाँ पर एक जो डिपो है मोना, वहाँ पर इसको बड़े ही अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है। और यकीनन इसकी जो इंतज़ामिया है वो भी खराज तहसीन के मुस्तहिक है कि बड़े शानदार अंदाज में उन्होंने इस एंशेंट बग्गी, मैं तो एंशेंट ही कहूँगा इसको, एक रॉयल एंशेंट बग्गी को महफूज किया हुआ है। इसकी तारीख कुछ इस तरह से जी कि जब क्वीन एलिज़ाबेथ प्रिंसेस थी 1937 में, तब वो जब आई उन्होंने इस बग्गी पे ट्रैवल किया। इसके अलावा जो एक और बड़ा एजाज़ इस बग्गी को हासिल है वो है जी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। बिल्कुल जी, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब भी इस बग्गी पर सवार हुए। तो मेरे लिए ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी अब इस तरह से भी है कि मैं भी आज इस रॉयल बग्गी पर सफ़र कर रहा हूँ और मैं भी अपने आप को बड़ा ही खुशकिस्मत जो है महसूस कर रहा हूँ कि मुझे शर्फ हासिल हुआ इस बग्गी पर सफ़र करने का जिस पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फाउंडिंग फादर ऑफ आवर नेशन जो है, वो ट्रैवल कर चुके हैं। तो मैं तो भरपूर इंजॉय कर रहा हूँ इस फैसिलिटी को और अभी भी काफ़ी साइट्स हैं अभी देखने के लिए बाकी हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अपने इस कैमरे के तवस्सुत से, सुनो न्यूज़ के इस तवस्सुत से हम जो सेगमेंट्स आपके लिए लेके आ रहे हैं आप उसे भरपूर इंजॉय करेंगे। अभी और बहुत सी चीज़ें जो हमने आप तक पहुँचानी है, तो मैं भी ये सफ़र कर रहा हूँ। आए मेरे साथ और इंजॉय करते हैं, मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं इस डिपो को। डिपो के अब हम उस मकाम पर मौजूद हैं जहां पर बुलॉक प्लॉइंग का एक सिलसिला जारी है और ये मेरे कब में आप देख सकते हैं बैलों के ज़रिए हल यहाँ पर चलाया जा रहा है। ये भी एक लेगेसी है जो मेंटेन की हुई है यहाँ पे, क्योंकि हमें ये बताया गया, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिली है कि जब बरतानवी साम्राज्य में इस डिपो का जो है क़याम अमल में लाया गया था तो ये जगह पूरी जंगल थी, ये फॉरेस्ट था। तो यहाँ पर काश्तकारी के लिए जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर फसलें जो उगाई गई जिस तरीके से वो बुलक प्लोइंग के ज़रिए से ये जो तरीका है उसको अपनाया गया था। और ट्रैक्टर वगैरह का इस्तेमाल तो अब हम देखते हैं आज के इस जदीद दौर में होता है, लेकिन पहला जो कदीम तरीका था वो यही तरीका था और इसके बड़े फ़ायदे
प्रोग्राम के इस सेगमेंट के इब्तिदाई में मैंने आपसे कहा था कि इसकी जो तारीख है थोड़ी बहुत तो मैं भी बता देता हूँ आपको, लेकिन हम आगे चल के यहाँ के जो कमांडेंट हैं उनसे बात करने वाले हैं। तो अब वो वक्त आ चुका है। कमांडेंट रिमाउंट डेपो मोना ब्रिगेडियर मोहम्मद नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नहीं इट्स आवर प्लेयर। ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा, वैसे कुछ सेक्शंस तो हमने खुद भी विजिट किए हैं, बहुत प्लेजेंट एक्सपीरियंस रहा है और वो कैमरे की आंख से अपने नाजरीन तक हम पहुँचाएंगे भी। अब हम चाहते हैं कि आप इसको लीड कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, तो सर ये बताइएगा इसकी तारीख के बारे में। तारीख इसमें यह है कि इससे पहले जब कैवलरी यूनिट्स थी ब्रिटिश के पास, तो उनके लिए हॉर्स कमीशन बनाया हेडेड बाय लेफ्टिनेंट कर्नल एट दैट टाइम के 1895 में, कि आप देखें कि सब कॉन्टिनेंट में कहाँ पे ऐसी जगह है कि जहाँ पे हम खुद एनिमल्स को रियर कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो वो तकरीबन 8 साल वो फिरता रहा पूरा सब कॉन्टिनेंट, और ये जगह उन्होंने सबसे बेस्ट उनको मिली। और उसकी 2-3 रीज़न थी। उसकी रीज़न ये थी कि ये जो ख्योड़ा माइन साल्ट रेंजेस हैं, वो माइंस नीचे से इस ज़मीन तक आती हैं जी। तो यहाँ पे जो ग्रीन वाटर होता है उसकी कुदरती साख्त ऐसी है कि वो जानवरों की हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, इसलिए उन्होंने ये वाली जगह सेलेक्ट की। और शुरू में पहले सिर्फ उन्होंने यहाँ पे जानवरों को पालना शुरू किया और बड़ा करके फिर आगे यूनिट्स को इशू करते थे, बाद में फिर ब्रीडिंग वाला काम भी यहाँ पे शुरू कर दिया। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अब जैसे कि ब्रिटिश राज की हम बात करते हैं, तब तो चलें ज़माने कदीम की एक बात समझ आती है कि तब इन घोड़ों को क्यों पाला जाता था, इनकी अफजाइश क्यों ज़रूरी थी, इनकी तरबियत क्यों ज़रूरी थी। तो अब आज चूँकि एक मॉडर्न एज तस्वुर की जाती है, आज इस दौर में इस फैसिलिटी की क्या यूटिलिटी है? देखिए, असल में जो डेपो बना है वो तो म्यूल्स प्रोडक्शन के लिए है, खच्चर, जो हमारे डिफेंसिव कश्मीर में और माउंटेन एरिया जो है वहाँ पे हैं, इस्तेमाल करते हैं। और चूँकि म्यूल पैदा करने के लिए हमें घोड़ी चाहिए, उसकी माँ घोड़ी होती है और बाप जो होता है उसका वो डंकी होता है। तो वो जब घोड़ियाँ पैदा करते हैं तो बाय नेचर 50% हॉर्सेस पैदा हो जाते हैं। सही। वो एक नेचर का असूल है। तो वो जो हॉर्सेस हैं उनको फिर हम मल्टीपर्पज़ यूज़ करते हैं, आर्मी में जनरल राइडिंग के लिए, उसके बाद पोलो के लिए, टेंट पैकिंग के लिए, शो जंपिंग के लिए, ड्रेसाज के लिए, मुख्तलिफ पर्पज़ में हम यूज़ करते हैं। तो हॉर्स बेसिकली एक बाय प्रोडक्ट है हमारा, बाय प्रोडक्ट। और ब्रिगेडियर साहब कितनी रिक्वायरमेंट होती है और क्या ये सारी रिक्वायरमेंट ये एक जो फैसिलिटी है वो पूरी करती है? हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस वक्त 2 रिमाउंट डेपो हैं, एक मोना है और एक रिमाउंट डेपो सरगोदा भी है। सही। तो वो दोनों मिलके 60% मोना डेपो पूरी कर रहा है और 40% वो भी प्रोड्यूस करते हैं। वहाँ पे ब्रीडिंग नहीं है। तो जितनी हमारी आर्मी की रिक्वायरमेंट है, नेवी की रिक्वायरमेंट है, एयरफोर्स की, सिविल आर्म्ड फोर्सेस की, वो सारी की सारी यहाँ से पूरी होती है। और इन एडिशन टू हम जो हमारे सिविलियंस हैं उनको भी हम प्रोवाइड करते हैं जो हमारे से सरप्लस होते हैं। ब्रिगेडियर साहब, अभी जो थोड़ा बहुत वक्त हमें मिला, मुझे ऐसा लग रहा है कि वक्त ज़्यादा चाहिए इस पूरे इंस्टीट्यूट को विज़िट करने के लिए। माशाल्लाह 10,000 एकड़ के करीब ये रकबा है यहाँ पर। तो इस इंस्टीट्यूट में मैंने एक बड़ी दिलचस्प चीज़ देखी कि कदीम और जदीद जो इरिगेशन सिस्टम का एक हसीन इम्तजाज हमने यहाँ पर देखा। इसके अलावा और भी टेक्नोलॉजी है जो यूज़ की जा रही है। तो मैं चाहूँगा कि जो इरिगेशन सिस्टम की अंदर तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जा रहा है जदीद और कदीम, वो आप बताएं। और फिर जो एक लैब है सीज, वो क्या है, उस बारे में भी बताइएगा। उसमें ये है कि हम ट्रेडिशनल जो हमारे ओल्डेस्ट वेज थे कल्टीवेशन के, उसको भी अभी तक इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर जो लेटेस्ट है सेंट्रल पिवट सिस्टम, जी, वो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ओल्डेस्ट में हमारे पास इस वक्त बुल्लक्स हैं, इनके ज़रिए हम कल्टीवेशन कर रहे हैं। हम उनको अभी तक मेंटेन भी किया हुआ है और सेंट्रल पिवट सिस्टम भी इसमें यूज़ करते हैं। और जो आपने पूछा है सीज के बारे में, ये एक प्रोजेक्ट था जो 2021 में हमें मिला, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इक्वाइन जेनेटिक्स। उसके तहत हमने बनाया कि पाकिस्तान में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी के ज़रिए हॉर्सेस में बच्चे पैदा करना, आम ज़माने में हम इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी कह सकते हैं। तो वो हमने प्रोजेक्ट शुरू किया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से इस वक्त तक 40 बच्चे हमारे टेस्ट ट्यूब घोड़ों में वो पैदा हो चुके हैं, जिनमें से 15 बच्चे हैं प्योर पोलो अर्जेंटिनो ब्लड के
15 बच्चे जो हैं वो 50% है पोलो अर्जेंटिनो ब्लड के, और 10 बच्चे जो हैं बाकी जो हमने ट्रायल के ऊपर इस्तेमाल किए थे। और हमें उम्मीद है कि यही बच्चे आगे आकर जब फील्ड में हम लेके आएंगे कि वही जो फॉरेन एक्सचेंज हमारा $40,000 का एक घोड़ा या घोड़ी बाहर से मंगवाते थे, पाकिस्तान का ज़र मुबादला बाहर जाता था, वो हमारा इंशाल्लाह बचेगा और यही वाले घोड़े जो हम इस्तेमाल करेंगे पोलो के लिए। और ब्रिगेडियर साहब, क्या सिर्फ ये डोमेस्टिक यूज़ के लिए लाइक पोलो के लिए स्पोर्ट्स के इस्तेमाल के लिए ही होंगे या हम ये एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे? इसमें हमारा इनिशियल तो यही है कि इस वक्त भी तकरीबन 50 से लेकर तो 60 हर साल नए घोड़े बाहर से इंपोर्ट हो रहे हैं पोलो खेलने के लिए सिर्फ। हाँ, क्योंकि बाकी घोड़े जो हैं वो तो प्रेजेंटेशन एनिमल्स भी होते हैं, ज़्यादा जो लोग पैसा खर्च कर रहे हैं वो पोलो के लिए है। हमने इस प्रोजेक्ट का फोकस ही पोलो के ऊपर रखा ताकि वो फॉरेन एक्सचेंज को हम बचाएं। ब्रिगेडियर साहब, कुछ बैनुल-अक़वामी एजाज़ात इस इदारे के नाम रहे, उसके बारे में भी बताइएगा। उसमें सबसे पहले तो ये है कि एक अरब हॉर्सेस जो दुनिया में जितने हैं उनको रजिस्टर करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वर्ल्ड अरेबियन हॉर्स ऑर्गेनाइजेशन, वाहू के नाम से जाना जाता है। लंदन में इसका हेडक्वार्टर है और 83 कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं। तो पाकिस्तान में ये एजाज़ मोना डेपो के पास है कि हम अरब नस्ल के घोड़ों को रजिस्टर्ड करते हैं और इस वक्त तक तकरीबन 900 घोड़ा रजिस्टर्ड हो चुका है पाकिस्तान का, जिनमें से तकरीबन 700 घोड़ा सिर्फ मोना का पैदाशुदा है और 200 घोड़ा जो है वो बाकी सारे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ लोगों ने जो रखे हुए हैं उनको हमने रजिस्टर किया हुआ। और ब्रिगेडियर साहब, हम लोगों ने अपने एक सेगमेंट में वो चैरियट भी दिखाई यहाँ पर, जो क्वीन एलिज़ाबेथ वाली एक चैरियट है जिस पे मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने भी सवारी की, तो हमें भी ये एजाज़ हासिल हुआ आपके तवज्जुह से कि हम लोगों ने भी उस पर थोड़ी सी एक ट्रिप की, शॉर्ट ट्रिप था। तो ये कहिएगा कि वहाँ पे बोर्ड पे मैंने एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर लगी हुई देखी, एक लॉन्गेस्ट चैरियट थी, उसके अंदर गालिबन कोई 32 घोड़े लगे हुए। 32 घोड़ों के साथ हमने 14 अगस्त 2023 को जब आज़ादी सेलिब्रेशन मनाई तो उस वक़्त हमने ये रिकॉर्ड बनाया और ये दुनिया में इस जैसा रिकॉर्ड किसी के नहीं है कि 32 घोड़े एक बग्गी के ऊपर एक बंदे ने चलाए हों। और ये दुनिया में अभी तक ये रिकॉर्ड किसी के पास। ये बताइएगा कि मैंने एक रोड का नाम पढ़ा इसमें, जामन रोड, और वहाँ पे सारे जामन के ट्रीज थे, तो जामन बहुत पसंद किए जाते हैं यहाँ पे। नहीं, पसंद के अलावा जो इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है कि जहाँ भी एनिमल्स को रखा जाता है तो नेचुरली वो उनका डंग होता है जी, और उसकी सफाई भी की जाती है। लेकिन जामन के दरख्त में ये खासियत है कि इसकी पोरस जो ट्रंक होता है कि वो ऑर्डर जो है उसको एब्जॉर्ब करता है। तो इस वजह से हमारे जितने चार्जेस हैं जहाँ जहाँ हमने एनिमल रखे हुए हैं उनके सेंटर में अंदर भी और साइडों पे भी जामुन के दरख्त लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से आपने कल जब गए होंगे आपने देखा होगा कि कोई स्मेल नहीं आ रही थी आपको। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी एक बाकी रीज़न सफाई के अलावा ये बहुत बड़ी रीज़न है। ब्रिगेडियर साहब, अफवाज पाकिस्तान के पास ये एजाज़ भी आया कि मोना डिपो जैसा इदारा यहाँ पर रन किया जा रहा है, इतनी शानदार ये फैसिलिटी है, और ये कहिएगा कि क्या ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बिगेस्ट डिपो है, इसे हम तसव्वुर कर सकते हैं? ऐसे ही है, क्योंकि बाकी जगहों पे जहाँ पे इंटरनेशनली डेपोज इस तरह के बनाए हुए हैं, अगर कहीं पे ब्रीडिंग है तो सिर्फ ब्रीडिंग है, कहीं पे ट्रेनिंग है तो ट्रेनिंग है, कहीं पे रेयरिंग है तो सिर्फ रेयरिंग है। ये वाहद ऐसा इदारा है कि जहाँ पे तीनों फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। फिर इसके अलावा हम जो इक्विटेशन की, राइडिंग की ट्रेनिंग कराते हैं वो भी वहाँ पे सेपरेट इंस्टीट्यूशन होते हैं। तो यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो इस शेप में पूरी दुनिया में कोई इस तरह का डेपो नहीं है अवेलेबल। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, इट वाज सच अ वंडरफुल ट्रीट सर फॉर हैविंग यू, और आपकी हॉस्पिटैलिटी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, यहाँ पर हम अपने इस सेगमेंट को भी अब ख़त्म करेंगे और इख्तिताम की जानिब बढ़ते हुए मैं ये कहूँगा जी कि आप कोशिश ये कीजिएगा कि आपके इर्द गिर्द जितनी नेचर है आप भी अपने तय कोशिश करके उस नेचर को प्रिजर्व करने की कोशिश करें, क्योंकि बड़ा ही खूबसूरत मैसेज मैं लेके जा रहा हूँ इस इंस्टीट्यूट से, और वो ये कि हम लोग अगर एफर्ट डालें तो हम लोग एक सीरियस एफर्ट के थ्रू इस पूरे मुल्क पाकिस्तान को एक जीता जागता नमूना बना सकते हैं। जैसे ब्रिगेडियर साहब ने ही बताया कि एक फॉरेन डिग्निटरी के ये रिमार्क्स थे कि आफ्टर विजिटिंग दिस फैसिलिटी उनका पाकिस्तान के बारे में पूरा परसेप्शन बदल गया। तो क्यों ना पूरे मुल्क को इस तरह शानदार तरीके से बनाएं कि जो भी पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान को देखते ही एक दफ़ा वो भी हैरान रह जाए। तो जी मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी और उम्मीद करता हूँ आप इस सेगमेंट को एंजॉय करेंगे। अल्लाह।
प्रोग्राम में आपको दोबारा से खुश आमदीद कहते हैं और अब बात करते हैं सेहत की। तो जनाब, हालिया बरसों में दुनिया भर में ऑटिज्म के शिकार बच्चों की तादाद में बेतहाशा इजाफा देखने में आ रहा है। एक तहकीक के मुताबिक हर 36 बच्चों में एक बच्चा ऑटिज्म से मुतासर हो रहा है। ऑटिज्म सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मुल्क भर में 4 लाख से ज्यादा बच्चे इस बीमारी का शिकार हैं। ऑटिस्टिक बच्चे देखने में तो वो बिल्कुल ही नॉर्मल नजर आते हैं और उनका कद काट भी उसी तरह से बढ़ा होता है, मगर उम्र बढ़ने के साथ साथ वो अपनी आदत और रवैये की वजह से दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। बिल्कुल उज़ैर, हमने ये भी देखा है कि ऑटिस्टिक का शिकार बच्चे इंतहाई हसास होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। इन्हें ज़ुबान सीखने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो सही तरीके से दूसरे लोगों से बात नहीं कर पाते, सही तरीके से अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पाते और अपने मसाइल भी नहीं एक्सप्लेन कर पाते। ऑटिस्टिक बेसिकली है क्या चीज़, इसको किस तरह डिफ़ाइन किया जाता है आम अल्फाज के अंदर, और बच्चों को ये किस तरह मुतासर करता है ये डिजीज़, इस पर गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात डॉक्टर उसामा बिन ज़ुबैर। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान डॉक्टर साहब। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी आम नाजरीन के लिए कि ऑटिज़म बेसिकली है क्या और ये बच्चों की ज़िंदगियों को किस तरह मुतासर करता है। थैंक यू सो मच नजफ फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आपने जिस तरह बात की कि ये सही तरीके से नहीं बोल सकते, सही तरीके से जज्बात एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो वो सही तरीका क्या है? सही तरीका वो है जो हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया हुआ है, उससे ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं। ऑटिज़म क्या है? ऑटिज़म इज़ अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, यानी दिमाग की जो ग्रोथ जिस तरह से होनी है और उसकी जो मैनिफेस्टेशन होनी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। अब डिफरेंट का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको एबनॉर्मल नहीं समझना, इसको माजूर नहीं समझना, इट्स स्लाइटली डिफरेंट। मैं इवन जब वेस्ट में भी था तो मैं गोरों को भी बताता था, शाहरुख खान की एक फिल्म है माय नेम इज़ खान, वो ज़रूर देखें। तो उससे आपको पता लगेगा कि किस तरह से डिफरेंट तरीके से ही सही लेकिन एक बंदा अपने सारे गोल्स अचीव करता है। बिल्कुल। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा स्पेक्ट्रम है जिसमें एक साइड पे वो बच्चे हैं जो सिर्फ थोड़े से डिफरेंट हैं और एक साइड पे वो बच्चे हैं जो इतने ज़्यादा डिफरेंट हैं कि वो फिर थोड़ा सा माजूरी की कैटेगरी में, मेंटल रिटार्डेशन की कैटेगरी में आ जाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा चंक है जिनको थोड़ी सी मदद दे के हम बहुत करीब ला सकते हैं ज़िंदगी के। और अभी कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि दिस इज़ पार्ट ऑफ एवोल्यूशन। अब कुछ सालों के बाद शायद बच्चे होंगे ही ऐसे जो किसी में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, बातचीत नहीं करना चाहेंगे, आंखों में नहीं देखना चाहेंगे। जापान में एक रिसर्च के मुताबिक 40% लोग हैं जो ए पॉलिटिकल हैं, ए सेक्सुअल हैं, ए रिलीजियस हैं, किसी में इंटरेस्टेड नहीं। तो एक थ्योरी ये भी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि देखें किसी भी मरज़ में सबसे अहम जो रोल है वो तो डायग्नोस का है, तशखीस का है। इब्तदाई अलामात क्या है ऑटिज़म की? कैसे पता चल सकता है वालिदैन को कि बच्चा ऑटिज़म का शिकार? अच्छा, उसमें ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि हमारी जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो इन्वेस्टिगेशंस पे नहीं आती, वो सीटी स्कैन पे नहीं आएगी, वो एमआरआई पे नहीं आएगी, वो किसी ब्लड टेस्ट पे नहीं आएगी। तो डायग्नोसिस इज़ यूजुअली क्लिनिकल। तो एक ट्रायंगल है, 3 चीज़ें हैं। एक स्पीच के इश्यूज़ हैं, बच्चे की स्पीच उस तरह से डेवलप नहीं होगी। फिर रिपीटेड रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर्स हैं। अच्छा, हमें यह समझना पड़ेगा कि इस बीमारी में दिमाग के कुछ हिस्से सुन होते हैं जो बहुत कम काम कर रहे होते हैं, जिस तरह स्पीच का, इंटरेक्शन का। कुछ हिस्से ओवर एक्टिव हो जाते हैं जो ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, जिस तरह रिपीटेड रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर का है। इस तरह सोशल इंटरेक्शन के प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन हमें यह भी देखना है कि हर स्पीच प्रॉब्लम ऑटिज़म नहीं है। मैंने पहले भी बताया था ना, मैं एक अपने क्लिनिक में अदर साइड ऑफ द पिक्चर भी देखता हूँ कि जब हर स्पीच प्रॉब्लम हर थोड़े से डिफरेंट बच्चे को मायने लाती हैं, कहती हैं जी ऑटिज़म डायग्नोज कर जी। तो अगर आपके बच्चे को स्पीच के प्रॉब्लम्स हैं, इंटरेक्शन के प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ा सा वो डिफरेंटली ग्रो कर रहा है और कुछ माइलस्टोन्स हैं जो रिग्रेस हुए हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया, एक चीज़ अटेन कर ली और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई। अच्छा, तो यहाँ आपके कान ज़रूर खड़े होने चाहिए। दैट मीन्स कि ये ऑटिज़म नहीं था somehow। नहीं, ऑटिज्म था। जो रिग्रेशन है ना वो ऑटिज्म का साइन होता है कि पहले बोलना शुरू किया, कुछ अच्छा डॉक्टर साहब, आप सिम्टम्स के हवाले से बात कर रहे थे, मुझे ये बताइए कि किस उम्र में बच्चों में ये ज़्यादा नुमायाँ हो जाता है, ज़्यादा विजिबल हो जाता है, या माँ या उसके पेरेंट्स ज़्यादा देखने लग जाते हैं इस तरह के सिम्टम्स को? एक तो हमें ये भी बताइए और साथ ही साथ ये भी बताइए कि किस तरह जो सिम्टम्स हैं बच्चों को मेंटली प्लस फिजिकली हार्म भी कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि मेडिकल साइंस रोज़ एवॉल्व कर रही है। जब हम मेडिकल स्टूडेंट थे तो हमें सिखाया गया है कि 3 साल के से पहले ऑटिज्म डायग्नोज नहीं करना। अच्छा। अब मेरे क्लिनिक में एक डॉक्टर साहिबा थी, अपने बच्चे को लाइन जो 6 महीने का था। मैंने कहा जी 6 महीने का बच्चा मैं अपने क्लिनिक में कैसे देखूं? उन्होंने कहा जी जब भी थोड़ी सी टीवी की वॉल्यूम चेंज होती है, दरवाज़ा बजता है तो उसका स्टार्टल रिस्पॉन्स आता है, ये यूं करता है।
तो मुझे लगता है ये अब नॉर्मल चीज़ है। मैंने किसी किताब में पढ़ा था ये ऑटिज़म का साइन। तो इज एज अर्ली एज 6 मंथ्स में भी लोग हमारे पास बच्चे को लाने लगे हैं, लेकिन जो यूजुअल टाइम होता है वो 2 से 2.5 साल होता है। और जितना आप जल्दी ले आएंगे उतनी जल्दी बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं, उतनी जल्दी स्पीच पे काम हो सकता है, उतनी जल्दी हमने एक नया ट्रीटमेंट है अभी ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, एक मशीन के ज़रिए भी हम वो दिमाग के सुन हिस्सों को स्टिमुलेट कर सकते हैं, स्पीच में हेल्प कर सकते हैं। तो एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आप ले आएँ। हार्म क्या होता है कि फिर बच्चे अपने डिफरेंट होने की वजह से उनकी सेल्फ इस्टीम लो होती है। स्कूल्स में कुछ कहते हैं जी शैडो टीचर रखें, कुछ कहते हैं कि जी नॉर्मल स्कूल में नहीं पढ़ पाएंगे, हालांकि इनकी इंटेलिजेंस का जो लेवल है वो बहुत सी जगहों पे नॉर्मल होता है, ठीक होता है, लेकिन वो डिफरेंस जो है ना वो फिर इनको लाइफ से दूर करता जाता है। ऑलरेडी जो इनके ब्रेन का हार्डवेयर है उसका अपना एक सेपरेट नॉर्मल है, और फिर सोसाइटी भी इनको मार्जिनलाइज करती जाती है और उसी मार्जिन के साथ ये ग्रो करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, जिस तरह से आपने बताया कि जो मेडिकल साइंस है रोज़ इवॉल्व कर रही है, और ये बताइएगा क्या किसी नतीजे पर पहुंच सके हैं कि ऑटिज़म की बुनियादी वजूहात क्या होती हैं, और क्या इसका मुकम्मल इलाज हो सकता है या सिर्फ किसी हद तक जो है इसे ट्रीट किया जा सकता है? तो ये आपने वो सवाल किया है जो हर बच्चे की माँ या बाप मेरे पास आके पूछते हैं, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आज सबके सामने क्लियर हो जाए। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का उस तरह एक कॉज नहीं हो सकता, जिस तरह टीबी का कॉज है कि जी टीबी का बैक्टीरिया गया टीबी हो गई, ये मामला इतना सीधा नहीं होता। तो कुछ चीज़ें जो साइंस ने आइडेंटिफाई कर ली हैं, हमारी पहले भी बात हुई थी कि फैमिली मैरिजेज हैं, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, आपकी फैमिली में ऑटिस्टिक बच्चे हैं तो और ऑटिस्टिक बच्चे होने का इम्कान बढ़ जाएगा। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप नेचर से दूर जाएंगे, टीन एज प्रेगनेंसीज का अमूमन रिजल्ट ऑटिस्टिक चाइल्ड होता है। खातून की उम्र 35 से ज़्यादा है और वो प्रेग्नेंट हुई है तो ऑटिज़म का चांस बढ़ जाता है। अभी आपको पता है कि हम कैरियर ओरिएंटेड हो गए हैं, शादियां लेट हो रही हैं, बच्चे लेट पैदा हो रहे हैं, तो जो बच्चा उस माँ की गोद में पल रहा है जिसकी उम्र 35 से ज़्यादा है तो वो एक डिसएडवांटेज पे है। अच्छा। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि साइंस का भी एक सेफ्टी वाल्व होता है ना, हर चीज़ का एक टॉल होता है। बहुत सारे बच्चे जो शायद 20 साल पहले ना बच पाते, जो प्री मैच्योर आजकल पैदा हो रहे हैं और बच रहे हैं, जो माँ के पेट में जिनको ग्रोथ रिटार्डेशन है वो पैदा हो रहे हैं, तो वो बहुत सारे बच्चे जो नेचर ने क्लेंज कर देने थे, आप अब उनको बचा रहे हैं, तो फिर उसका एक टॉल टैक्स ज़रूर होगा जो ऑटिज़म की फॉर्म में होता है, ADHD की फॉर्म में होता है, लर्निंग डिसेबिलिटी की फॉर्म में होता है। तो ये एक जो बैलेंस है ना साइंस और नेचर का, ये इसकी जंग भी कई दफ़ा नतीजा ऑटिज़म की सूरत में होता है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, हमें इस हवाले से बताइए आखिर में कि आप ऑटिज़म के शिकार बच्चों के वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? एक तो ये है कि अगर पता लग गया है कि बच्चा है, डायग्नोज हो गया, अर्ली डायग्नोसिस, फिर जैसा मैंने पहले भी बताया था ना कि पढ़े लिखे माँ बाप फिर भी बच्चा देर से लाते हैं। अभी मेरे पास एक बच्ची है जो सिंध से आई हुई है और उसकी माँ अपने बाकी बच्चे वहाँ सक्खर में छोड़ के यहाँ अपने भाई के घर रह के ट्रीटमेंट करा रही है और 2 महीने में हमने ड्रामेटिक रिस्पॉन्स देखा है। तो सबसे पहले तो एक्सेप्ट करें। फिर एक और बड़ा मिसनॉमर है जो ऑटिज़म के बच्चों के पेरेंट्स हैं ना, वो खुद थेरेपी के कोर्सेज करके थेरेपिस्ट बन जाते हैं कि हम खुद अपने बच्चे की मदद करें। यहाँ जज्बात आते हैं, वहाँ साइंटिफिक मदद नहीं हो सकती। तो आप खुद थेरेपिस्ट ना बने, बल्कि बच्चे को थेरेपिस्ट के पास लेके जाएं और उसके इलाज में जल्दी शुरू कराएं और लेके चलें। और जिस तरह बात की थी आप लोगों ने भी पहले कि मुकम्मल ठीक, ये बात पहले दिन समझ लें कि एक तो मुकम्मल ठीक कोई भी नहीं होता, मैं भी नहीं हूँ और आप भी नहीं हैं, ठीक है? तो मुकम्मल ठीक कोई नहीं हो सकता, इसको नॉर्मल के करीब करना है। मेरे पास एक बच्चा आया कि 9th क्लास में कि जी कंप्यूटर लें या बायो लें, टीचर ने बताया तो हमने कहा डिस्कस करें, हमें लगता है बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है। उस बच्चे को 4 सूबों के नाम नहीं आते थे, उस बच्चे को हमसाया ममालिक के नाम नहीं आते थे। वो ऑटिज़म का बच्चा था जो डिफरेंटली बहुत कुछ कर सकता था, इस सिस्टम में मैट्रिक नहीं कर सकता था। जब मैं वालिदैन को बताता हूँ कि हो सकता है आपका बच्चा बेस्ट कुक बन जाए, बेस्ट शेफ़ बन जाए, बेस्ट म्यूजिशियन बन जाए, बेस्ट आर्टिस्ट बन जाए, आए उन चीज़ों को ढूंढते हैं जिनमें आपका बच्चा बाकी बच्चों से बेहतर है और उस पर काम करते हैं। जो चीज़ डिफरेंट है, कम है, वो तो हम सारों को पता है, लेकिन जिस चीज़ पे मेहनत हो सकती है, स्पीच थेरेपी करते हैं, बिहेवियरल थेरेपी करते हैं, ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन से कुछ स्पीच बेहतर करते हैं और फिर वो एबिलिटी ढूंढते हैं तो इसका टाइम पास भी बनेगी, इसका रोजगार। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, आपने एक बड़ी अहम बात की कि और इस बात का जो मतलब है वो यही बनता है कि वालिदैन जो है बच्चों के आपस में कंपैरिजन करना बंद कर दें। हो सकता है अगर आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा ना हो तो हो सकता है वो एक बेस्ट कुक बन जाए, जैसे कि अभी आपने कहा, तो ये मुमकिन है। तो थोड़ा सा बच्चों को स्पेस दें और उनके अंदर के टैलेंट को बाहर आने दें।
तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी मौजूदगी का बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी आपने हमें प्रोवाइड की। और वालिदैन का बड़ा रोल है इस चीज़ के अंदर, उनकी बहुत जिम्मेदारी है उज़ैर के वो अपने बच्चों पे ध्यान दें। और मेरा ख्याल है इसी मैसेज के साथ हम इजाजत देते हैं, इजाजत ले लेते हैं, कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।